रिलेटिव मोशन बिटवीन टू सरफेसेस, दो सरफेसेस के बीच में जो रिलेटिव मोशन है उसको अपोज करता है। अगर बॉडी इधर जा रही है तो फ्रिक्शन फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में आएगा। अब ये कितने तरीके का होता है? पहला है इसमें टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन आपको पता ही है, सबसे पहला आता है इसमें स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है? स्टैटिक का मतलब रुका हुआ। जब कोई बॉडी रुकी हुई हो तब भी फ्रिक्शन लगे। अब ऐसा कैसे हो जाएगा? रुकी हुई है लेकिन फ्रिक्शन लग रहा है। देखो, मान लिया हमने कहा कि ये हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और इस ऑब्जेक्ट, ये बिल्कुल ऐसे रखा हुआ है। तो जब ये ऐसे रखा हुआ है तो इसके ऊपर कोई भी फ्रिक्शन नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि ये मूव करने की कोशिश ही नहीं कर रहा, इस पे कोई फोर्स ही नहीं लग रहा, रेस्ट पे है। लेकिन अब मान लिया आपने एक फोर्स लगा दिया। अब फोर्स लगा दिया लेकिन जरूरी नहीं है कि फोर्स लगाने पे बॉडी मूव करे। हो सकता है फोर्स कम लगाया हो, बॉडी भारी हो। ऑब्जेक्ट मान लिया 50 किलोग्राम का है और फोर्स आप थोड़ा सा लगा रहे हो, तो मूव कैसे करेगा? तो फोर्स लगाया, बॉडी मूव नहीं कर रही अभी भी, बट बॉडी टेंड्स टू मूव। मूव करने की कोशिश तो कर रही होगी। जब तक आपने फोर्स नहीं लगाया था तब तक तो बॉडी मूव करने की कोशिश भी नहीं कर रही थी। और जब मूव करने की कोशिश नहीं कर रही थी तो फ्रिक्शन फोर्स भी जीरो था, कोई फ्रिक्शन फोर्स नहीं लगा। फ्रिक्शन फोर्स कब लगता है? जब बॉडी मूव करने की कोशिश तो करे। तो जब हमने इस पर बाहर से कोई फोर्स लगाया, बट दिस फोर्स इज नॉट एनफ, ये एनफ नहीं है, मूव नहीं कर पा रही बॉडी, लेकिन बॉडी मूव करने की कोशिश कर रही है। इट टेंड्स टू मूव, लेकिन है तो स्टैटिक ही, रुकी हुई है, अभी चल कहां पा रही है। तो जब ये मूव करने की कोशिश करेगी, और कब करेगी कोशिश? जब फोर्स लगाओगे। बट एक्चुअल मोशन हैज नॉट येट स्टार्टेड, लेकिन एक्चुअल मोशन अभी तक स्टार्ट नहीं हुई है। उस टाइम जो अपोजिंग फोर्स आएगा, दिस इज कॉल्ड स्टैटिक फ्रिक्शन। यानी स्टैटिक फ्रिक्शन क्या है? स्टैटिक का मतलब रुका हुआ। जब कोई बॉडी रुकी हुई हो, अब रुकने का मतलब तो दो हो गया। एक तो होता है कि हमने फोर्स नहीं लगाया, फोर्स नहीं लगाया। जब कोई बाहर से फोर्स नहीं लगाया तो बॉडी ने मूव करने की कोशिश भी नहीं करी। और जब मूव करने की कोशिश ही नहीं करी तो उस टाइम स्टैटिक फ्रिक्शन नहीं आएगा। स्टैटिक फ्रिक्शन कब आएगा? जब बॉडी पर फोर्स अप्लाई करोगे एंड बॉडी टेंड्स टू मूव, मूव करने की कोशिश करेगी लेकिन रेस्ट पे ही रहेगी। जैसे मैंने बताया 50 किलोग्राम की बॉडी है और हल्का सा फोर्स लगा दिया तुमने, तो क्या हुआ? उस फोर्स ने बॉडी को मूव कराने की कोशिश करी, बट मोशन इज नॉट स्टार्टेड। उस टाइम जो अपोजिंग फोर्स आएगा, डेट इज कॉल्ड स्टैटिक, क्योंकि बॉडी तो एक्चुअल में रेस्ट पे ही है। स्टैटिक क्यों कह रहे हैं? क्योंकि वास्तव में तो रेस्ट पे ही है। तो अब स्टैटिक फ्रिक्शन की डेफिनेशन लिखिएगा। इट इज द अपोजिंग फोर्स, it is the opposing force
which comes into play when an object tends to move का मतलब हो गया कि मूव करने की कोशिश करे ओवर द सरफेस ऑफ अदर ऑब्जेक्ट, कोशिश कर रहा है लेकिन एक्चुअल में मूव नहीं कर रहा, ठीक है। बट एक्चुअल मोशन हैज नॉट yet started, वास्तव में मोशन स्टार्ट हुई नहीं है अभी, है रेस्ट पे। उस टाइम जो फ्रिक्शन फोर्स आएगा दैट इज कॉल्ड स्टैटिक। उसके बाद दूसरा आता है इसमें लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो स्टैटिक फ्रिक्शन आ गया समझ में। अगर मैं यहां से फोर्स हटा दूं, ये फोर्स लगाना बंद कर दूं, तो वही अगर मैं फोर्स लगाना बंद कर दूं तो क्या स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स काम करेगा? तो काम नहीं करेगा, क्योंकि बॉडी मूव भी करने की कोशिश नहीं करेगी। तो स्टैटिक फ्रिक्शन के लिए जरूरी है कि हम फोर्स अप्लाई करें, लेकिन बॉडी तब भी रेस्ट पे रहे। लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या है? लिमिटिंग से नाम से पता लग रहा है लिमिट होगी है, कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं लिमिट है। देखो होता क्या है कि अगर हम जैसे अप्लाइड फोर्स बढ़ाते जा रहे हैं, हमने क्या किया, जो अप्लाइड फोर्स है वो बढ़ाया, 1 न्यूटन, बॉडी रेस्ट पे रही, स्टैटिक फ्रिक्शन लगा, फिर फोर्स बढ़ा के 2 न्यूटन का कर दिया, स्टिल बॉडी रेस्ट पे है। लेकिन जब तुमने 2 न्यूटन का फोर्स लगाया तो बॉडी ने ज्यादा कोशिश करी चलने की, यानी स्टैटिक फ्रिक्शन बढ़ गया, स्टैटिक फ्रिक्शन बढ़ गया। फिर आपने और फोर्स लगाया 3 न्यूटन का, तो क्या हुआ, स्टिल बॉडी इज एट रेस्ट, अभी भी भारी बॉडी है, नहीं चल पा रही, लेकिन बॉडी ने चलने की कोशिश और ज्यादा की। इसका मतलब हुआ कि स्टैटिक फ्रिक्शन और बढ़ गया, यानी स्टैटिक फ्रिक्शन अप्लाइड फोर्स के साथ बढ़ता जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि स्टैटिक फ्रिक्शन अप्लाइड फोर्स के साथ बढ़ता जाता है। जैसे जैसे आप अप्लाइड फोर्स बढ़ाओगे स्टैटिक फ्रिक्शन बढ़ता जाएगा, 1 न्यूटन, 2 न्यूटन, 3 न्यूटन, 4 न्यूटन, 5 न्यूटन। लेकिन एक मैक्सिमम लिमिट होगी, सपोज करो 4 न्यूटन इज द लास्ट पोजीशन, 4 न्यूटन पर फोर्स लगाने पर भी बॉडी रुकी हुई है, लेकिन हमने अगर फोर्स से थोड़ा सा भी फोर्स ज्यादा लगाया तो बॉडी मूव कर जाएगी। अगर 4 न्यूटन से अगर हम थोड़ा सा भी फोर्स ज्यादा लगाएं, 4.1 भी लगाएंगे तो बॉडी मूव कर जाएगी, और जब मूव कर जाएगी तो फिर इसमें स्टैटिक फ्रिक्शन नहीं आएगा, फिर इसमें आएगा डायनेमिक फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन। तो ये जो 4 न्यूटन है इट इज द मैक्सिमम लिमिट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। 4 न्यूटन लगाते समय जो फ्रिक्शन फोर्स डेवलप हुआ होगा, 4 न्यूटन पे बॉडी रेस्ट पे है, बट
इट इज एट द वर्ज ऑफ मोशन। वर्ज ऑफ मोशन का मतलब कि अगर हमने वर्ज ऑफ मोशन में 4 न्यूटन के बाद 4.1 भी लगा दिया, बॉडी चल पड़ेगी। तो इस समय 4 न्यूटन का फोर्स लगाते समय कुछ ना कुछ तो अपोजिंग फोर्स आया होगा, बड़ा होगा और ज्यादा। तो वो जो स्टैटिक फ्रिक्शन काम करेगा उस समय, दैट इज द मैक्सिमम लिमिट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। क्यों? क्योंकि 4 के बाद तो फिर स्टैटिक खत्म हो गया, काइनेटिक हो गया ना शुरू, बॉडी चलने लगी। तो मैक्सिमम लिमिट जो है स्टैटिक फ्रिक्शन की, वो कहलाती है लिमिटिंग फ्रिक्शन। इट इज द मैक्सिमम लिमिट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक, क्योंकि इसके बाद स्टैटिक फ्रिक्शन खत्म हो जाता है, बॉडी मूव करने लगती है, काइनेटिक और डायनेमिक शुरू हो जाता है। तो डेफिनेशन क्या बनी? इट इज द अपोजिंग फोर्स which comes into play कब है? when an object is at the verge of motion over the surface of other object। वर्ज ऑफ मोशन का मतलब बिल्कुल चलने वाली है। तो लिख लीजिएगा, when one body is at the verge of motion, when one body is at the verge of motion, when one body is at the verge of motion, over the surface of other body, बिल्कुल चलने वाली हो उस टाइम, जब एक बॉडी दूसरी बॉडी के वर्ज ऑफ मोशन पे आने का मतलब बिल्कुल चलने वाली हो, उस टाइम जो स्टैटिक फ्रिक्शन डेवलप होगा, होगा तो स्टैटिक ही, क्योंकि चली तो नहीं है अभी। दैट इज द मैक्सिमम लिमिट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, उसको हम कहेंगे लिमिटिंग फ्रिक्शन। वो हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम लिमिट होगी, जिसको हम कहेंगे लिमिटिंग फ्रिक्शन। जब बॉडी वर्ज ऑफ मोशन पे आ जाए, बिल्कुल मूव करने वाली, अब उसके बाद आता है तीसरी वाली स्टेज, क्या होगी भाई? काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक कह लो या डायनामिक कह लो, एक ही बात है, फ्रिक्शन। काइनेटिक या डायनामिक फ्रिक्शन, तो ये कब होगी? जब बॉडी चल पड़ेगी। अपोजिंग फोर्स, जब बॉडी, एक बॉडी दूसरी बॉडी पे वास्तव में मूव करने लगे, उस टाइम। तो आप क्या लिखेंगे? इट इज द अपोजिंग फोर्स which comes into play when one body actually moves over the surface of other body। जब एक बॉडी दूसरी बॉडी के सरफेस पे एक्चुअल में मूव करे, तब वो कहलाएगा काइनेटिक फ्रिक्शन।
अब काइनेटिक फ्रिक्शन दो तरीके का होता है। जब बॉडी चल रही है तो वो दो तरीके से चल सकती है, या तो रोलिंग करे या फिर स्लाइडिंग करे। यानी काइनेटिक फ्रिक्शन इज ऑफ टू टाइप। पहला है स्लाइडिंग फ्रिक्शन। इसकी डेफिनेशन मैं नहीं लिखवा रहा हूं, बिल्कुल सिंपल है, वही लिख दोगे आप। इट इज द अपोजिंग फोर्स व्हिच कम्स इनटू प्ले व्हेन ए बॉडी स्लाइड ओवर द सरफेस ऑफ अदर बॉडी। ठीक है ना? इट इज द अपोजिंग फोर्स व्हिच कम्स इनटू प्ले व्हेन ए बॉडी स्लाइड्स ओवर द सरफेस ऑफ अदर बॉडी। मूव की जगह स्लाइड आ जाएगा। और रोलिंग फ्रिक्शन, इसकी डेफिनेशन क्या बनाओगे? इट इज द अपोजिंग फोर्स which comes into play when object rolls over the surface of other body। ठीक है ना? अब देखो इसके बाद एक ग्राफ है, वेरिएशन इन फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कैसे वेरी करता है? वेरिएशन इन फोर्स ऑफ फ्रिक्शन किसके साथ? विद अप्लाइड फोर्स। जो फोर्स आप अप्लाई कर रहे हो उसके साथ साथ जो भी आपने फोर्स अप्लाई किया है उसके साथ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कैसे वेरी कर रहा है। अप्लाइड फोर्स के साथ देखो, एक तो फोर्स वो है जो तुम लगा रहे हो, जैसे मैंने अभी ऊपर बताया 1 न्यूटन का अप्लाइड फोर्स था, फिर आपने बढ़ा करके अप्लाइड फोर्स 2 न्यूटन का कर दिया, फिर अप्लाइड फोर्स 3 न्यूटन का कर दिया, 4 न्यूटन, 5, 6, 7। तो जब अप्लाइड फोर्स बढ़ा रहे हो तो स्टैटिक फ्रिक्शन भी बढ़ेगा और एक टाइम के बाद लिमिटिंग फ्रिक्शन आ जाएगा, मैक्सिमम लिमिट, और उसके बाद काइनेटिक बॉडी मूव करने लगेगी। इसका मतलब जैसे जैसे हम अप्लाइड फोर्स बढ़ाएंगे बॉडी पहले स्टैटिक फ्रिक्शन पे आएगी, फिर लिमिटिंग फ्रिक्शन पे आएगी, फिर उसके बाद काइनेटिक हो गया। वही ग्राफ हमें बताना है। देखिए ग्राफ कैसे, वेरिएशन फ्रिक्शन फोर्स का अप्लाइड फोर्स के साथ। ये वाई एक्सेस, ये एक्स एक्सेस ले लिया हमने, एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस, ठीक है ना? और एक्स एक्सेस पे आपने अप्लाइड फोर्स ले लिया, जो भी फोर्स अप्लाई किया है आपने, ये हमने यहां पर एक्स एक्सेस पे अप्लाइड फोर्स, और यहां पे आपने ले लिया फ्रिक्शन फोर्स। वाई एक्सेस पे आपने फ्रिक्शन फोर्स ले लिया। तो अब शुरू में क्या हुआ, जैसे जैसे तुम देखो अभी हमने पढ़ा 1 न्यूटन, 2 न्यूटन, 3 न्यूटन, 4 न्यूटन अप्लाइड फोर्स बढ़ा रहे थे, लेकिन बॉडी अभी भी रेस्ट पे थी, बट इट टेंड्स टू मूव। अप्लाइड फोर्स के बढ़ाने पे बॉडी मूव करने की कोशिश कर रही थी। तो स्टैटिक फ्रिक्शन पे क्या फर्क पड़ा था बताओ? अप्लाइड फोर्स बढ़ाने से स्टैटिक फ्रिक्शन बढ़ रहा था, यानी कि अप्लाइड फोर्स के बढ़ने पे स्टैटिक फ्रिक्शन बढ़ेगा, एक स्ट्रेट लाइन आएगा, ग्राफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। स्टैटिक फ्रिक्शन
और स्ट्रेट लाइन कब आता है? जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन हो अप्लाइड फोर्स। तो शुरू में जो स्टैटिक फ्रिक्शन है, मान लिया वो हमने O से लेके A तक दिखाया है। स्टैटिक फ्रिक्शन O से A तक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? स्टैटिक फ्रिक्शन अप्लाइड फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जैसे जैसे आपने फोर्स अप्लाइड बढ़ाया, जैसे मैंने ऊपर बताया 1 न्यूटन, 2 न्यूटन, 3 न्यूटन, 4 न्यूटन, अप्लाइड फोर्स के बढ़ाने पर स्टैटिक फ्रिक्शन बढ़ा, लेकिन बॉडी अभी रेस्ट पे थी। और स्टैटिक फ्रिक्शन बढ़ने के बाद एक मैक्सिमम लिमिट तक पहुंचता है। उसके बाद बॉडी क्या हो जाती है? मूव करने लगती है। B इज द मैक्सिमम लिमिट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। अब B पॉइंट पे आकर के बॉडी उसके बाद मूव करना शुरू हो जाएगी। यानी कि ये आपका ये जो पॉइंट हमने दिखाया है यहां से यहां तक, दिस इज लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन का पॉइंट है, स्टैटिक की मैक्सिमम लिमिट। उसके बाद आप कह रहे हो काइनेटिक हो जाएगी, तो काइनेटिक फ्रिक्शन जो होता है वो थोड़ा सा कम होता है। देखो एक बात समझ लो, सबसे ज्यादा फ्रिक्शन फोर्स लिमिटिंग होता है। लिमिटिंग फ्रिक्शन मैक्सिमम है, स्टैटिक से भी बड़ा है और काइनेटिक से भी बड़ा है। बॉडी को सबसे ज्यादा फ्रिक्शन कब लगेगा? जब रेस्ट से मोशन में लाना हो। जब बॉडी को एक रेस्ट से मोशन में लाना हो उस टाइम सबसे ज्यादा फ्रिक्शन लगेगा, जब बॉडी वर्ज ऑफ मोशन पे होगी। एक बार बॉडी मूव करने लगी, एक बार बॉडी मूव करने लगी, वंस बॉडी स्टार्ट मूविंग, फिर आपका जो फ्रिक्शन फोर्स है वो कम होगा। सबसे ज्यादा फ्रिक्शन फोर्स लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है, जब बॉडी को रेस्ट से मोशन की तरफ लेके जाते हो। इसीलिए हम तीनों में सबसे ज्यादा फ्रिक्शन फोर्स किसे कहते हैं? लिमिटिंग। क्योंकि लिमिटिंग फ्रिक्शन का काम क्या है? इट इज द मैक्सिमम लिमिट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम लिमिट होती है ये, क्योंकि उसके बाद तो स्टैटिक से डायनेमिक में आ जाता है, बट स्टेट ही चेंज हो गई, रेस्ट से मोशन में आ गया। सबसे ज्यादा फोर्स हमें कौन सा लगाना पड़ता है? फ्रिक्शन फोर्स सबसे ज्यादा मैक्सिमम कब होता है? जब लिमिटिंग हो, जब बॉडी रेस्ट से मोशन में आ रही हो। एक बार बॉडी मोशन में आ जाएगी तो जो काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा वो कम लगेगा। रेस्ट से चलाने के लिए बॉडी को ज्यादा फोर्स फ्रिक्शन चाहिए लगता है, चल जाएगी, फिर फ्रिक्शन कम हो जाएगा। इसका मतलब अब हमारा इसके बाद काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा तो थोड़ा सा नीचे आएगा। क्यों आया नीचे? क्योंकि B तो मैक्सिमम लिमिट है, B इज द पॉइंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। और उसके बाद काइनेटिक फ्रिक्शन, ये काइनेटिक फ्रिक्शन का ग्राफ आ गया। क्या इसका मतलब क्या हुआ? देखो ये आपका सब काइनेटिक फ्रिक्शन है। काइनेटिक फ्रिक्शन डज नॉट डिपेंड अपॉन अप्लाइड फोर्स। सीधी आ रही लाइन? यानी एक बार बॉडी अगर मूव करने लगेगी तो वो अप्लाइड फोर्स पे डिपेंड नहीं करेगी। अगर बॉडी एक बार काइनेटिक हो गई मूव करने लगी तो काइनेटिक फ्रिक्शन, देखो ये लिमिटिंग फ्रिक्शन है, लिमिटिंग फ्रिक्शन से नीचे दिखाया है हमने। काइनेटिक फ्रिक्शन हमने लिमिटिंग फ्रिक्शन सबसे ज्यादा दिखाया है, उससे थोड़ा कम आ गया। और फिर काइनेटिक होने के बाद
इट डज नॉट डिपेंड अपॉन अप्लाइड फोर्स, अप्लाइड फोर्स पे डिपेंड नहीं करती। काइनेटिक फ्रिक्शन स्ट्रेट लाइन ग्राफ आया, तो ये वेरिएशन हमने समझाया है कि ओ से ए तक, ओ से ए तक क्या है, तो भाई ओ से ए तक क्या है, स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या हुआ, स्टैटिक फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स, तभी तो स्ट्रेट लाइन आई। एट बी limiting friction, it is the maximum limit of static friction when body is at the verge of motion, but B के बाद काइनेटिक फ्रिक्शन शुरू हो गया। बॉडी जो है यानी कि सबसे ज्यादा फ्रिक्शन लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है, और यहां से क्या चीज पता लग रही है कि काइनेटिक फ्रिक्शन, देखो आप बराबर बराबर आ रहा, हर बार स्ट्रेट लाइन आ रही है, यानी क्या इसका मतलब हुआ कि काइनेटिक फ्रिक्शन डज नॉट डिपेंड अपॉन अप्लाइड। तो एक एक नंबर में ऐसे क्वेश्चन बनेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, पहला काइनेटिक फ्रिक्शन डिपेंड्स अपॉन अप्लाइड फोर्स, दूसरा काइनेटिक फ्रिक्शन डज नॉट डिपेंड अपॉन अप्लाइड फोर्स, तीसरा काइनेटिक फ्रिक्शन डिपेंड्स अपॉन लिमिटिंग फ्रिक्शन, चौथा दे देगा काइनेटिक फ्रिक्शन इज द मैक्सिमम लिमिट ऑफ फ्रिक्शन। तो अब आप बता सकते हो सही कौन सा है, काइनेटिक फ्रिक्शन डज नॉट डिपेंड अपॉन अप्लाइड फोर्स, इसलिए स्ट्रेट लाइन आया। ठीक है भाई, अब आगे देखिए, अब देखिए इसके बाद आता है कि रोलिंग फ्रिक्शन क्यों कम होता है। शॉर्ट में कभी कभी पूछ लेते हैं, एक्सप्लेन व्हाई रोलिंग फ्रिक्शन is less than sliding friction। रोलिंग फ्रिक्शन की वैल्यू स्लाइडिंग से कम क्यों होती है, तो देखो डायग्राम से पता लग रहा है, ये हमने कहा बॉडी स्लाइड कर रही है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन आ रहा है ये, और ये हमने कहा बॉडी रोल कर रही है। आपका कौन सा फ्रिक्शन ज्यादा होगा, स्लाइडिंग, जो उसका कांटेक्ट एरिया ज्यादा है स्लाइडिंग का, है। स्लाइडिंग फ्रिक्शन में आप देखो ज्यादा एरिया कांटेक्ट में आ रहा है, जबकि स्लाइड रोलिंग फ्रिक्शन में केवल इतना सा एरिया, एक बार में इतना एरिया कांटेक्ट में आ रहा है, इसलिए रोलिंग फ्रिक्शन कम होता है। तो रोलिंग फ्रिक्शन is less than sliding friction as while rolling, जिस समय बॉडी रोल करती है तो क्या होता है, कॉन्टैक्ट एरिया क्योंकि देखो आप जब रोलिंग कर रही है तो कांटेक्ट एरिया बस इतना सा है पॉइंट वाला, और स्लाइडिंग में ज्यादा है, इतना एरिया आ रहा है,
while rolling contact area is less than sliding. स्लाइड करते समय ज्यादा एरिया कांटेक्ट में आता है, इतना एरिया देखो यहां से यहां तक का कांटेक्ट में आ रहा है, और जितना कांटेक्ट एरिया बढ़ेगा फ्रिक्शन फोर्स उतना ही ज्यादा लगेगा, जबकि स्लाइड करते रोलिंग करते समय कांटेक्ट एरिया बहुत थोड़ा सा होता है ना। इसलिए रोलिंग फ्रिक्शन की वैल्यू कम होती है और स्लाइडिंग फ्रिक्शन की वैल्यू ज्यादा होती है, क्योंकि रोलिंग फ्रिक्शन करते समय जिस समय बॉडी रोल कर रही है तो कांटेक्ट एरिया बहुत थोड़ा सा होगा, ठीक है। तो इस पे क्वेश्चन यही बना सकते हैं कि रोलिंग फ्रिक्शन लेस होता है स्लाइडिंग से, उसका कारण 4 कारण लिख देते हैं, सही कारण क्या है। अब इसमें आता है इसके मतलब इस एक क्वेश्चन आता है कि जो स्टैटिक फ्रिक्शन है, स्टैटिक फ्रिक्शन इज सेल्फ एडजस्टिंग। स्टैटिक फ्रिक्शन को सेल्फ एडजस्टिंग क्यों कहते हैं? स्टैटिक फ्रिक्शन जो है हम उसको सेल्फ अपने आप एडजस्ट, क्योंकि हमने देखा स्टैटिक में क्या हुआ, जैसे आपने अप्लाइड फोर्स बढ़ाया, अप्लाइड फोर्स बढ़ाया 1 2 3 4 5, लिमिटिंग फ्रिक्शन सॉरी स्टैटिक फ्रिक्शन बढ़ने लगा। अप्लाइड फोर्स के बढ़ाने पर स्टैटिक फ्रिक्शन बढ़ता है और अप्लाइड फोर्स के कम करने पर स्टैटिक फ्रिक्शन कम होता है। अप्लाइड फोर्स के बढ़ाने पर स्टैटिक फ्रिक्शन इंक्रीजेस और डिक्रीजेस with increase or decrease in applied force। अप्लाइड फोर्स के बढ़ाने पर, अप्लाइड फोर्स के बढ़ाने पर जैसे जैसे आप अप्लाइड फोर्स बढ़ाते जाते हो, हमने बताया था स्टैटिक फ्रिक्शन बढ़ता जाएगा और एक कंडीशन आ जाएगी जब बॉडी बिल्कुल वर्ज ऑफ मोशन पे आ जाएगी, उस टाइम जो फ्रिक्शन फोर्स है उसे क्या कहते हैं? जो मनीष पता ही ना, सुनी ना रहेंगे उसे क्या कहते हैं उस टाइम जब अप्लाइड फोर्स मैक्सिमम हो जाता है, जब बॉडी वर्ज ऑफ मोशन पे आ जाए, चलने लगे, तो वो आपका स्टैटिक फ्रिक्शन कन्वर्ट होकर लिमिटिंग बन जाएगा और उसके बाद काइनेटिक। इसका मतलब अप्लाइड फोर्स के बढ़ाने पर स्टैटिक फ्रिक्शन बढ़ता है, कम करने पे स्टैटिक फ्रिक्शन कम होता है, इसीलिए अप्लाइड स्टैटिक फ्रिक्शन को सेल्फ एडजस्टिंग कहा जाता है। स्टैटिक फ्रिक्शन सेल्फ एडजस्टिंग क्यों है? क्योंकि ये अप्लाइड फोर्स के बढ़ने पे अपने आप बढ़ेगा और कम करने पे अपने आप कम होगा, इसलिए इसको हम सेल्फ एडजस्टिंग कहते हैं।